What's up everyone? Welcome back to the channel. Welcome to day 3 of the GNG 3.0 और आज कैश फ्लो में तुम एकदम पकड़ बना लोगे। मतलब कि 2 दिन में जो भी तुमने सीखा है ना, आज तुमको अपने आप बेटर समझ में आने लगेगा और ये चैप्टर बस 2 दिन और लेगा। डे 5 पे ये खत्म हो जाएगा और तुम देखोगे कि कैश फ्लो में कोई भी सवाल तुम्हारे से पूछ ले, तुम मौज मस्ती में ऐसे ही कर लोगे। तो चलिए जल्दी से आज कैश फ्लो में पकड़ करते हैं मजबूत। जाके कमेंट सेक्शन में लगाओ अटेंडेंस। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। आइए बेटा जी पढ़ना शुरू करते हैं। तो कैश फ्लो में मैंने आपको कल 2 पेज छोड़ने को बोला था, उसमें कुछ चीजें लिखी भी थी, है ना। अब कल हमने एक एनपीबीटी नंबर 1 लिख लिया था, नंबर 2 पे हमने एसेट अकाउंट बनाया था। अब नंबर 3 पे लिखो जल्दी से, वहां पे हेडिंग डाल के एडजस्टमेंट। कौन सा एडजस्टमेंट हम सीखने वाले हैं? प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स ये बच्चों हम सीखने वाले हैं, ठीक है। सर ये प्रोविजन फॉर टैक्स हमको कहां दिखाई देगा? बच्चों बैलेंस शीट में ना आपको शॉर्ट टर्म प्रोविजन दिखाई देंगे करंट लाइबिलिटीज में। तो जब हम लाइबिलिटी, जैसे हम बैलेंस शीट से कैश फ्लो बनाते हैं, तो हम सबसे पहले कहां से शुरुआत करते हैं? शेयर होल्डर्स फंड्स, नॉन करंट लाइबिलिटी, फिर करंट लाइबिलिटी। तो करंट लाइबिलिटी में आपको शॉर्ट टर्म प्रोविजन में, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आपको एक प्रोविजन फॉर टैक्स दिखाई देगा, ठीक है। तो हम नॉर्मली तो करंट लाइबिलिटीज को कहां एडजस्ट करते हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, कि भाई बढ़ गया तो आप भी बढ़ा दो, घट गया तो आप भी घटा दो, ऐसे ही तो करते हो करंट लाइबिलिटीज को। लेकिन शॉर्ट टर्म प्रोविजन एक एक्सेप्शन है जहां पे आपको प्रोविजन फॉर टैक्स दिखाई देगा। तो इसमें ना बच्चों 2 केस बन सकते हैं। कितने केस बन सकते हैं? 2 केस बन सकते हैं। यानी एडजस्टमेंट आपसे 2 तरीके से पूछ सकता है। वो कैसे? पहला तरीका तो ये है कि आपको शॉर्ट टर्म प्रोविजन बस बैलेंस शीट में दिख रहा है, बैलेंस शीट में दिख रहा है, लेकिन इस पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दिया हुआ। नीचे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दिया हुआ। देयर इज नो एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू प्रोविजन फॉर टैक्स। बस सिंपली बैलेंस शीट में दिखा, बात खत्म। तो अगर ऐसा हो गया बच्चों, तो आपको क्या करना है? जो प्रीवियस ईयर का बैलेंस है ना, और जो करंट ईयर का बैलेंस है, क्योंकि ऑफ कोर्स 2 बैलेंस दिए होते हैं, जो प्रीवियस ईयर वाला है उसको आपको टैक्स पेड मानना है। और टैक्स पेड कहां पे एडजस्ट होता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस, सबसे नीचे। याद है कैश जनरेटेड के बाद इनकम टैक्स माइनस करते हैं, वो यहां से आएगा, राइट। और जो करंट ईयर का बैलेंस है उसको प्रोविजन मेड मानना है। प्रोविजन मेड मतलब एनपीबीटी में 4 चीजें आई थी, याद करो। एनपीबीटी में 4 चीजें आई थी: करंट ईयर का प्रॉफिट माइनस प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट प्लस टिप, ट्रांसफर टू रिजर्व, इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड। ये प्रोविजन फॉर टैक्स, ये प्रोविजन फॉर टैक्स। ये कौन सा वाला है? ये करंट ईयर वाला। तो इसको एनपीबीटी में ऐड करना है, ठीक है। सर इसका मतलब क्या है पहले ये बताओ, फिर बेटर समझ में आएगा। बिल्कुल सही बोले। देखो प्रोविजन फॉर टैक्स का क्या मतलब होता है बच्चों, कि हमें पता है कि ईयर एंड जब होगा तो हमको टैक्स तो भरना पड़ेगा। भाई सरकार टैक्स तो लेगी भाई, जब बिजनेस कर रहे हैं, पैसा बना रहे हैं, तो टैक्स तो देना पड़ेगा। तो क्यों ना हम प्रॉफिट में से अभी से ही पैसा निकाल लें टैक्स के लिए, प्रॉफिट में से निकाल के साइड में रख लें एक एस्टिमेटेड अमाउंट। सही है या नहीं है? तो जब हम अपने प्रॉफिट में से टैक्स के लिए कुछ पैसा निकाल के साइड में रख लेते हैं, उसको बोलते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स, ठीक है। और ये प्रोविजन फॉर टैक्स कहां से बनता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड से बनता है मेनली, कि निकाल के आपने पैसा साइड में रख लिया, है ना, प्रोविजंस बन गए हमारे। अच्छा सर ठीक है। अब बच्चों ये सोचो तुम, जो पिछले साल प्रोविजन बनाया होगा वो ऑफ कोर्स इस साल का टैक्स देने के लिए बनाया होगा ना भाई। जो अब प्रोविजन बना रहा हूं वो आने वाले साल में जब प्रॉफिट निकलेगा उस पर टैक्स देने के लिए बनाऊंगा ना। सिंपल सी बात है भाई। अब जो प्रोविजन बना रहा हूं वो क्यों बना रहा हूं? ताकि आने वाले साल में मैं टैक्स भर पाऊं। और जो पिछले साल बनाया होगा वो इसलिए बनाया होगा कि इस साल का टैक्स दे दे। तो वही मैंने यहां पे लिखा, जो प्रीवियस ईयर का बैलेंस है उसको मानो टैक्स पेड। टैक्स पेड ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से कर दो माइनस,
और जो करंट ईयर का बैलेंस है, जो अभी बन रहा है, उसको मानो प्रोविजन मेड, कि ये पैसा हम प्रॉफिट में से निकाल के साइड में रख रहे हैं, अगली बार जब टैक्स देंगे तो इसको यूज करेंगे। तो याद रखना है, जो पिछले साल बैलेंस बनाया, जो बैलेंस में दिया हुआ है पिछले साल का, उसको टैक्स पेड मानना है, और जो करंट ईयर वाला है उसको प्रोविजन मेड मानना है। याद रहेगी ये बात, नहीं तो लिखा हुआ है तुमने, क्वेश्चन करते करते प्रैक्टिस हो जाएगी। दूसरा केस क्या होता है, बैलेंस शीट में तो दिया ही हुआ है, साथ में एडजस्टमेंट में भी कुछ ना कुछ इसके बारे में है, एडजस्टमेंट में भी इसके बारे में कुछ ना कुछ है। अगर एडजस्टमेंट में भी कुछ ना कुछ है तो फिर बेटा हम प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाते हैं। फिर हम क्या बनाते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट। ठीक है सर, ये क्या है? देखो बच्चों, प्रोविजन आपको बैलेंस शीट की लायबिलिटी में दिख रहा है, लायबिलिटी में दिख रहा है ना। लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में आता है, लायबिलिटी का नेचर क्रेडिट होता है, तो सबसे पहले यहां पे ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा प्रोविजन का। ठीक है, इधर क्लोजिंग का आ जाएगा, ओपनिंग बैलेंस आ गया, क्लोजिंग बैलेंस आ गया। ठीक है, उसके बाद बच्चों अगर आप टैक्स दे देते हो, भाई ये तुमने प्रोविजन बनाया हुआ है, तुमने अगर टैक्स दे दिया तो तुम्हारी ये लायबिलिटी कम हो जाएगी, भाई तुमने इसी में से तो पे करा, तो वो यहां लिखते हैं टू बैंक। ये क्या होता है, टैक्स पेड। ये क्या होता है, टैक्स पेड। और अगर तुमने नया प्रोविजन बनाया, कुछ प्रोविजन और बना लिया, तो लायबिलिटी बढ़ जाएगी, तो वो यहां से बनता है बाय P&L या स्टेटमेंट ऑफ P&L। ये होता है प्रोविजन मेड। ये क्या होता है, प्रोविजन मेड। अब एग्जाम में क्या होगा भाई, बैलेंस तो ऑफ कोर्स दिए ही होते हैं दोनों केसेस में, इधर भी बैलेंस दिया हुआ है, इधर भी बैलेंस दिया हुआ है। अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो पिछले वाले को टैक्स पेड मान लो, अभी वाले को प्रोविजन मेड मान लो। लेकिन अगर एडजस्टमेंट है तो ये बैलेंस के साथ साथ ना, इन दोनों बैलेंस के साथ साथ या तो ये दे देगा या ये दे देगा। अब उसने अगर आपको प्रोविजन मेड दे दिया तो यहां लिख लो, ये निकाल लो बैलेंस में, ये दे दिया तो यहां लिख लो, ये निकाल लो बैलेंस में। अल्टीमेटली टैक्स पेड कहां जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से माइनस होगा, और प्रोविजन मेड कहां जाएगा, एनपीबीटी में प्लस होगा। ट्रीटमेंट तो वही है, लेकिन निकालने के तरीके अलग अलग है बच्चों, है ना। अगर सिर्फ बैलेंस है फिर तो डायरेक्टली निकल गया, बैलेंस के साथ अगर इसने कोई एक चीज दे दी तो दूसरी निकालनी पड़ेगी। थोड़ा और प्रैक्टिकली समझाता हूं, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, देखो इसको थोड़ा सा और प्रैक्टिकली समझते हैं। देखो एक बात समझो भाई, प्रोविजन क्या है, तुम पैसा जोड़ रहे हो टैक्स के लिए, है ना। तो मैं मान लेता हूं एक हमारे पास, देखो तुम्हें लाइव एग्जांपल दिखाता हूं। देखो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास मिट्टी की गुल्लक है, देखो इसमें मैं पैसे जोड़ता हूं, बहुत पुराने टाइम से चलती है मिट्टी की गुल्लक, है ना। इसमें यहाँ पे पैसे डाल देते हैं हम और सेविंग होती रहती है, राइट। तो तुम मान लो कि ये जो गुल्लक है ये है मेरे पास, ये कुछ इस तरीके की एक गुल्लक है जिसमें हम पैसे डालते रहते हैं। ठीक है, अब मान लो कि शुरू में इस गुल्लक में 5,000 रुपए हमने टैक्स के जोड़े हुए। कितने जोड़े हुए हैं, टैक्स के 5,000 रुपए। तो वो ये है ओपनिंग बैलेंस, है ना। तो यहां पे हमने लिख दिया 5,000 रुपए तो सर शुरू से थे, 5,000 तो शुरू से थे। क्वेश्चन में दिया हुआ है ड्यूरिंग द ईयर प्रोविजन मेड। प्रोविजन मेड यानी हमने और पैसा डाला, इसमें हमने और इसमें पैसा डाल दिया। सर और कितना पैसा डाला, 3,000 और डाल दिए, 3,000 और डाल दिए, तो ये भी दिया हुआ है प्रोविजन मेड। 3,000 और डाल दिए, प्रोविजन मेड हो गया। ठीक है, उसके बाद बच्चों हमें दिया हुआ है कि साल के लास्ट में सब कुछ करने के बाद, साल के लास्ट में इस गुल्लक में देखो 8,000 होने चाहिए थे। जब हमने गुल्लक तोड़ी तो इसमें से 2,000 रुपए निकले। कितने निकले, 2,000 रुपए। इसका मतलब जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 2,000 निकला बस। अब मुझे एक बात बताओ, डाले तो 8,000 थे, निकले बस 2,000, तो बाकी 6,000 कहां गए भाई। होने तो चाहिए थे 8,000, निकले बस 2,000, तो 6,000 कहां गए। क्या तुम्हारी कॉमन सेंस बोल रही है कि इसमें से 6,000 हमने टैक्स पे कर दिया होगा। सिंपल सी बात है भाई, तभी तो इतने ही बच गए। 5 तो शुरू से थे, 3 और डाल दिए, 5 शुरू से थे, 3 और डाल दिए तो 8 होने चाहिए थे, निकल रहे हैं सिर्फ 2,000, तो बाकी 6 कहां गए। सर टैक्स पे कर दिया होगा इसमें से। हाँ देखो 5 और 3 8, 8 में से 2 हटाऊं तो बैलेंस में कितना आएगा, 6,000 आएगा, विच इज टैक्स पेड। सिंपल, इसको ऐसे बना दिया है तो वही बात,
वही तो बात है, हाँ या ना नालायको? अभी आया समझ में अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से समझ में आया ना? अब देखो, अब एक बात और समझो, अगर तुम्हें ये दे देता कि भाई गुल्लक में शुरू में 5,000 रुपए थे, कितने रुपए थे? 5,000 रुपए। साल के अंदर हमने इसमें से 6,000 पे कर दिए, हमने 6,000 पे कर दिए, ठीक है भाई, मेरे पास थे ही 5,000, मैंने 6 पे कर दिए, इसका मतलब मैंने इसमें कुछ और पैसा डाला होगा, तभी तो मैं पे कर सकता हूं, 5 से ज्यादा कैसे पे करूंगा? और लास्ट में बोल रहा है कि अभी 2,000 और बच गए, क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ है कि 2,000 और बच गए। तो देखो, इसने ओपनिंग में बोला 5 थे, क्लोजिंग में बोला 2 बच गए, 6 हम पे भी कर चुके हैं। अब कॉमन सेंस क्या बोल रही है कि 5 थे, मैंने 6 पे कर दिए, इसका मतलब 1,000 रुपए तो एक्स्ट्रा ये पे करें, और 2 अभी भी बच रहे हैं, इसका मतलब टोटल 3 और बनाए होंगे, 3,000 और डाले होंगे इसके अंदर। तो हम बोलेंगे हाँ सर, इसके अंदर 3,000 और डाले होंगे तभी ये पॉसिबल है। अब बैलेंस में ये निकाल दो, ये निकल जाएगा, देखो बैलेंस में, सिंपल। तो या तो सिंपल होगा कि सिर्फ बैलेंस बैलेंस दिया हुआ है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं है ना बेटा, तो प्रीवियस वाले को मान लो टैक्स पेड, करंट वाले को मान लो प्रोविजन मेड, सिंपल। लेकिन अगर एडजस्टमेंट है तो फिर ऐसे अकाउंट बनाने की आदत डाल लेना, सही है? सवाल दिखाओ सर, तब समझ में आएगा। हाँ बिल्कुल, मैं हूं इसीलिए तुम्हारे सामने। लो देखो क्या बोल रहा है, प्रिपेयर प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। देखो आपको क्या क्या दिया हुआ है, बड़े ध्यान से। आपको प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स दिखाई दे रहा है बैलेंस शीट में, ये ओपनिंग है, देखो 2021 ये ओपनिंग है, ये 2022 ये क्लोजिंग है। तो अगर मैं अकाउंट बनाऊं, ओपनिंग बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना? 220। कॉमन सेंस लगाना, साल के शुरू में मेरे पास 220 था, साल के लास्ट में क्या बच रहा है? साल के लास्ट में बच रहा है 190। अच्छा सर, अब बोल रहा है ड्यूरिंग द ईयर टैक्स पेड 230, हमने 230 पे करा है। अब सोचो मेरे पास 220 थे, 230 पे कर दिया, तो 10,000 तो ये फालतू, उसके बाद 190 बच भी रहा है, इसका मतलब 190 और 10, 2 लाख रुपए और डाले होंगे इसके अंदर। चला दिमाग? सर अभी नहीं चला, कोई नहीं, लिखो। टैक्स पेड इधर लिखा जाता है टू बैंक, इनकम टैक्स पेड कितना? 230। अब देखो जरा, 230 और 190 कितना हो गया? 230, 330, 420 हो गया टोटल। 420 में से अगर 220 हटा दूं तो 2 लाख रुपए आ रहा है, सिंपल। ये आ गया बाय P&L, प्रोविजन मेड, हो गया काम। अब जो प्रोविजन मेड है ये एनपीबीटी में प्लस होता है, टैक्स पेड जो है ये ऑपरेटिंग में माइनस होता है। हो गया सर, इतना ही करना है, और क्या करना है, खत्म। ठीक है, लो स्क्रीनशॉट। अभी इसमें क्या क्या दिया हुआ था? ये दिया हुआ था, ये दिया हुआ था, ये दिया हुआ था, ये तुमने बैलेंस में निकाल दिया। अब अगर ये और ये दिया हुआ हो तो ये बैलेंस में निकाल लो, खत्म। देखो इस बार प्रोविजन मेड दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है, प्रोविजन मेड दिया हुआ है, तो क्या टैक्स पेड निकाल दोगे ना लायको? निकाल दोगे ना? होमवर्क खुद ट्राई करो और कमेंट सेक्शन में आंसर लिखो, ठीक है? हाँ सर। अब बारी आई बढ़िया सवाल करने की। मैंने बोला ना आज तुम्हारी कैश फ्लो पे ऐसी पकड़ हो जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है, और चौथे दिन पे तो तुम प्रो हो जाओगे। 5 दिन लूंगा मैं टोटल कैश फ्लो में, रेशो 2 दिन में करा दूंगा। कैश फ्लो बढ़िया चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बच्चों को आना चाहिए, इजी है, फ्री के नंबर बोलता हूं मैं कैश फ्लो में, तो इतना मस्त करा दूंगा तुम्हें कोई दिक्कत आ ही नहीं सकती, ठीक है? चलो आओ कैश फ्लो बनाते हैं मस्त तरीके से। सर ये सब तो हो गया, अब जल्दी से कैश फ्लो सिखाओ। हाँ भाई हाँ, बिल्कुल सीखेंगे, क्यों नहीं सीखेंगे भाई हम कैश फ्लो। कैश फ्लो में तुम्हें एक्सपर्ट बनाना है। पर्टिकुलर अमाउंट तुम लिख लेना, तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूं कि भाई पर्टिकुलर अमाउंट तुम कर लोगे, ठीक है सर? पर्टिकुलर अमाउंट तो हम कर लेंगे, आप मेन चीज बताओ। चलो सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फुल फॉर्म यूज करना, ठीक है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे पहले एनपीबीटी की जरूरत पड़ेगी, फिर एनपीबीटी में हम एडजस्टमेंट करेंगे किस किस चीज की? नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की। उसके बाद हम एनपीबीटी से ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे चले जाएंगे। पता है ना ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे कैसे जाते हैं? नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड कर देंगे,
नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को लेस कर देंगे। उसके बाद यहां से करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज एडजस्ट होंगी इसके नीचे, फिर हम पहुंच जाएंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस पे। इसमें से इनकम टैक्स माइनस करेंगे, खत्म, ऑपरेटिंग एक्टिविटी तैयार। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इसको तब की तब देखेंगे। और तीसरा और आखिरी होता है हमारे पास कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इसको भी तब की तब देखेंगे। और तीनों का जो टोटल होता है A + B + C, वो किसके बराबर आना चाहिए? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के डिफरेंस के बराबर आना चाहिए। सिंपल, बढ़िया सर, क्या बात है सर। आओ शुरू करते। देखो इसके अंदर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखो, शुरू में 25 थे, ये तो हमने कर लिया क्या सवाल ये वाला? नहीं, ये नहीं करा। शुरू में 25 थे और लास्ट तक 20 रह गए, यानी इसका जो A + B + C है वो माइनस का 5 आना चाहिए। 25 - 5 तभी तो 20 होगा, है ना। इसका मतलब 5000 नेट आउटफ्लो आना चाहिए। चलो शुरू करते हैं, आओ जरा देखें, स्टार्ट करते हैं बच्चों। चलो, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, कंपनी की शेयर कैपिटल, यानी पिछले साल तो 120 थी, अभी हो गई 150, 30,000 से बढ़ गई कैपिटल। कैपिटल बढ़ने का क्या मतलब हुआ कि और लोगों ने पैसा लगाया, यानी और लोगों ने हमारे शेयर खरीदे होंगे, हमने शेयर इशू करे होंगे, तभी तो ज्यादा लोग आए, है ना। तो 30,000 रुपीज हमारे पास बढ़ गई कैपिटल, तो हम यहां पे लिखेंगे 30,000 रुपीज इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स। एक बच्ची ने बेटा मुझे इंस्टाग्राम पे कल डाउट पूछा था कि सर शीट में परचेज ऑफ शेयर को इन्वेस्टिंग एक्टिविटी लिखा हुआ है, ऐसा कैसे हो सकता है? बेटा क्यों नहीं होगा, आप शेयर जब खरीदते हो तो आपके लिए तो इन्वेस्टमेंट है ना। अगर मैं किसी कंपनी के शेयर खरीद रहा हूं, भाई मेरे लिए तो इन्वेस्टमेंट है ना, मेरे लिए तो वो एसेट है। मैं क्यों खरीद रहा हूं? ताकि मुझे फायदा हो उससे, उसकी वैल्यू बढ़े, उससे डिविडेंड आए मुझे। तो अगर कभी भी आप शेयर खरीद रहे हो एज एन इंडिविजुअल कंपनी, तो क्या है वो आपके लिए इन्वेस्टमेंट। आप शेयर इशू कर रहे हो, इशू करने का मतलब है कि ये शेयर मेरा इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये तो मुझे पैसा चाहिए, ये तो मेरी लाइबिलिटी है। सिंपल है या नहीं है बेटा? तो इशू ऑफ शेयर जैसा होता है। हाँ, अगर ऐसा लिखा हो रीपेमेंट ऑफ ओन शेयर्स, अपने ही शेयर रीपे करे, फिर तो इसी में आएंगी, इन्हीं का पेमेंट करा। सिंपल है या नहीं है? हाँ सर, अभी समझे। इशू ऑफ शेयर 30,000 डन, बढ़िया। चलो, शेयर कैपिटल, इशू ऑफ शेयर्स का काम हो गया। उसके बाद रिजर्व्स एंड सरप्लस मतलब एनपीबीटी, रिजर्व्स एंड सरप्लस मतलब एनपीबीटी, रिजर्व्स एंड सरप्लस मतलब एनपीबीटी। ठीक है, कितना कितना दिया हुआ है? यहां पे हमको दिया हुआ है करंट ईयर 178, प्रीवियस ईयर 75, 178 और 75 हम यहां पे लिखते हैं। नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन। एग्जाम में फुल फॉर्म लिखना ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। तो करंट ईयर में टोटल प्रॉफिट कितना दिख रहा है आपको? ये दिखा था 178, 178 और प्रीवियस ईयर में दिया हुआ है 75। प्रीवियस ईयर में कितना दिया हुआ है बच्चों? प्रीवियस ईयर में दिया हुआ है 75। तो 178, 8 में से 5 गए तो 3, 7 में से 7 गए तो 0, 1,03,000 यानी इस साल में बना है। पिछले साल 75 था, इस साल 178 है, तो टोटल कितना बना इस साल? 103 बना। ठीक है, ठीक है सर, ये भी डन हो गया। ये तो हमने यहीं लिख के छोड़ दिया, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। टिप वाली कोई आइटम आएगी तो यहीं लिखेंगे, ट्रांसफर टू रिजर्व, इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स, कुछ आएगा तो यहीं पे लिखेंगे, अभी तक कुछ नहीं है। ठीक है सर, ओके, बढ़िया। चलो, दो चीज हो गई बच्चों, सेम कल जैसा है, यही काम कल किया था, यही काम आज करा, कुछ भी नया नहीं है। चलो, नॉन करंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरिंग, नोट नंबर 1, नया चीज। सर नोट नंबर 1 डला हुआ है तो यहां नहीं देखना, कहां देखना है? नोट्स में देखना है। चलो देखते हैं नोट्स में क्या दिया हुआ है। ये आ गए नोट्स। नोट्स में लिखा हुआ है बच्चों डिबेंचर है। नोट्स में क्या लिखा हुआ है? डिबेंचर। डिबेंचर मतलब क्या होता है? लोन, है ना। डिबेंचर साल के शुरू में 50 के थे, लास्ट तक आते आते 0 हो गए, यानी लोन खत्म, लोन बचा ही नहीं। शुरू में 50,000 के थे, लास्ट तक आते आते 0 हो गए, तो लोन लिया या पे कर दिया? सर इसका मतलब तो पेमेंट हो गया, तभी तो 0 हुआ लोन, है ना। बिना पेमेंट करे थोड़ी 0 हो जाएगा।
तो इसको क्या लिखूंगा यहाँ पे, इसको यहाँ पे लिखेंगे हम रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। 50,000 रुपये का बच्चों हमने पेमेंट कर दिया, इसको माइनस में लिखा, 50,000 रुपये माइनस में लिखे, ठीक है, क्योंकि डिबेंचर्स यानी कि लोन्स और शेयर कैपिटल यहीं पे आता है ना। अब उसके बाद बच्चों देखो यहां पे लिखा हुआ है कि इस पे चल जाए यार, अब आया, इस पे 15% भी लगा हुआ है। 15% का मतलब है बच्चों कि इस पे इंटरेस्ट है 15%, ठीक है, इस पे क्या है, इंटरेस्ट है 15%। अच्छा सर ठीक है, अगर इंटरेस्ट 15% है, क्या कुछ नीचे जानकारी है? हाँ सर जानकारी तो है। चलो एक काम करेंगे, ये एडजस्टमेंट्स जो है ना सारी एक साथ ही कराता हूं लास्ट में। फिलहाल तुमने डिवेंचर का कर दिया काम, ये एडजस्टमेंट सारी लास्ट में कराता हूं, ठीक है। चलो सर ठीक है, ये भी हो गया। हमारा शेयर कैपिटल हो गया, रिजर्व्स एंड सरप्लस हो गया, डिवेंचर का हमने पेमेंट कर दिया। करंट लाइबिलिटीज तो ऑपरेटिंग में जाएंगी, कम हुई तो हम भी कम करेंगे, बढ़ी तो हम भी बढ़ाएंगे। तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल जो है वो 67 से 31,500 हो गया, कम हो गया। 67 से 31,500 हो गया, यानी कम हो गया, 35,500 से कम हो गया। 35,500 से कम हो गया तो हम भी कम कर देंगे, हम भी यहां पे लिख देंगे सर 35,500 से कम हो गया, हमने लेस कर दिया डिक्रीज इन ट्रेड पेबल। अब देखो कॉमन सेंस है, ट्रेड पेबल कम हो गया तो इसका मतलब आपके पास से पैसा गया होगा ना भाई, तुमने उनका पेमेंट कर दिया होगा, लेस हो गया वो, राइट, तो कैश आउटफ्लो हो गया। शॉर्ट टर्म प्रोविजन फॉर टैक्स, टन आ गया प्रोविजन फॉर टैक्स। अब मुझे देखना है कि कौन सा केस है, क्या इस पे कोई एडजस्टमेंट है या इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है। आओ जरा देखते हैं नीचे, क्या शॉर्ट टर्म प्रोविजन से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है, क्या कोई एडजस्टमेंट दी हुई है क्या? देखो दिया हुआ है, प्रोविजन मेड दिया हुआ है 50,000, प्रोविजन मेड 50,000 दिया हुआ है, तो क्या डायरेक्टली मान लूं या अकाउंट बनेगा? सर अकाउंट बनेगा इसमें, तो आओ बनाते हैं। प्रोविजन मेड 50 दिया हुआ है, ठीक है सर बना देते हैं अकाउंट अभी। वर्किंग नोट नंबर 2 आ जाएगा इसके अंदर, वर्किंग नोट नंबर 1 ये हो गया, वर्किंग नोट नंबर 2 आ जाएगा प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट। इधर आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस, इधर आ जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन, क्लोजिंग बैलेंस, और ये हमारा क्लोज हो जाएगा अकाउंट। देखें जरा कितना कितना दिया हुआ है, ओपनिंग दिया हुआ है 30, क्लोजिंग दिया हुआ है 42, ये दिया हुआ है 30, ये दिया हुआ है 42, ठीक है। और कितना प्रोविजन मेड दिया हुआ था? 50 दिया हुआ था शायद। प्रोविजन मेड कितना दिया हुआ था? दिया हुआ है बच्चों प्रोविजन मेड 50,000, 50,000 रुपए का प्रोविजन मेड है। अब कॉमन सेंस देखो तुम्हारी क्या बोलती है, 30 का पहले से था, 50 और बना दिया तो 80 होना चाहिए, दिख रहा है 42, दिख कितना रहा है 42, इसका मतलब 80 माइनस 42, 38 का टैक्स पेड आएगा। आएगा या नहीं आएगा? देखो जरा यहाँ पे लिखते हैं बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L, जो हमने नया प्रोविजन बनाया 50, तो टोटल हो गया 80, ठीक है। अब 80 में से अगर 42 चला जाएगा तो 38 बचेगा, इसको मैं बोलूंगा टैक्स पेड। ये आ गया मेरे पास बेटा टैक्स पेड, सही है। तो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस तो कहीं नहीं जाएंगे भाई, बैलेंस शीट में था तो एक जगह यहां पे आ गया, ये क्रॉस मत लगा देना, एग्जाम में कहीं लगा दो। ये क्या है? प्रोविजन मेड। ये देखो ये एडजस्टमेंट है ना, एडजस्टमेंट है तो एक तो ये अकाउंट में आ गया, दूसरा यहां पे करंट ईयर, यहां पे ऐड करते हैं हम। टिप याद है, ट्रांसफर टू रिजर्व, इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स। तो प्रोविजन फॉर टैक्स हम यहां पे प्लस करेंगे कितना, 50,000 रुपए, ठीक है सर ये आ गया। और जो टैक्स पेड निकला 38, ये यहां पे माइनस होता है, लेस टैक्स पेड कितना आया 38,000, ये यहां पे माइनस होगा,
38,000 बच्चों टैक्स पेड हमने माइनस कर दिया, यहीं पे है ये, हमेशा यही माइनस होता है टैक्स पेड, और प्रोविजन या एनपीबीटी में प्लस होता है। अभी आया समझ में कैसे कैश फ्लो में एडजस्ट करते हैं इसको? डन हो गया बेटा? हाँ सर मस्त, अभी तो आ गया समझ में। चलो आगे चलते हैं, लाइबिलिटी साइड खत्म। देखो ये वाला क्वेश्चन कल वाले क्वेश्चन से एक लेवल ऊपर है, लेकिन तुम इससे और बहुत ऊपर हो, तुम्हें एकदम क्लैरिटी से समझ में आएगा। मैं इसलिए बोल रहा हूं जीएनजी एक इतनी स्पेशल सीरीज है बेटा, तुम इसको डेली बिल्कुल बिना स्किप करे देखना, 100% सिलेबस कवरेज और पूरे 100 में से 100 लेके आओगे अकाउंट्स में, बस देख के चलना, ठीक है? ये डन है? डन है सर। अब आ जाते हैं एसेट्स पे, शुरू करते हैं एसेट्स, ठीक है? चलो एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, नोट नंबर 2। तो नोट नंबर 2 में देखना पड़ेगा सर क्या है। नोट नंबर 2 में बच्चों इस बार हमारे पास 2 एसेट्स हैं, एक बिल्डिंग है, एक प्लांट एंड मशीनरी है, तो दोनों का अकाउंट बनाएंगे। मैंने तुम्हें कल सिखाया, तुम अकाउंट बनाने की आदत डाल लो बस, ठीक है? अकाउंट बनाने की आदत होगी ना तो गड़बड़ नहीं होगा। ओके, बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी, चलो अकाउंट बनाने चलते हैं। एक है सर बिल्डिंग और एक है सर प्लांट एंड मशीनरी। वर्किंग नोट नंबर 3 आ जाएगा ये, वर्किंग नोट नंबर 3। एक तो है बिल्डिंग अकाउंट, इसमें ना बच्चों एक प्रोविजन वाला एडजस्टमेंट भी होता है, उस पर हम अगली क्लास में बात करेंगे। मैं तुम्हारा लेवल धीरे धीरे तुम्हारे लिए कैश फ्लो आसान बनाता जा रहा हूं, मुश्किल नहीं करना मुझे तुम्हारे लिए एक ही दिन में सब कुछ बता के, तुम आराम से सीखो। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, एसेट है, ओपनिंग बैलेंस डेबिट आएगा, क्लोजिंग क्रेडिट आएगा, ब्रॉट डाउन क्रेडिट डाउन। कैश फ्लो पढ़ाने की एक कला है, इसको उसी तरीके से पढ़ाना पड़ता है, नहीं तो बच्चों को समझ में नहीं आता, फिर रटते हैं बच्चे। टीचिंग इज एन आर्ट, ठीक है? देखो क्या है हमारे पास, बिल्डिंग 1,80,000, 40, 1, 28, 1,80,000, 40 और 1, 28। जब तुम्हें थोड़ी और प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो तुमको कई जगह तो अकाउंट की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, तुम ओरली कर पाओगे, बट अभी प्रैक्टिस कर रहे हो तो बना के चलो। देखो 1,80,000, 40 और 1, 28, ठीक है सर, इस पे कोई एडजस्टमेंट है क्या? देखो जरा एडजस्टमेंट तो है। क्या एडजस्टमेंट है? डेप्रीसिएशन ऑफ 10,000 ऑन प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है? प्लांट एंड मशीनरी पे तो 10,000 का डेप लगा है, तो यहां लिख दूं बाय डेप्रीसिएशन 10,000, ठीक है सर, एक तो ये एडजस्टमेंट थी। ओके, और क्या है? और बोल रहा है गेन ऑन सेल ऑफ अ पार्ट ऑफ बिल्डिंग 25,000। हमने बिल्डिंग का एक पार्ट बेचा, कितने में बेचा, कौन सा बेचा, कुछ नहीं बताया, बस बोल रहा है कि बिल्डिंग हमने बेची, उस पर गेन हुआ 25,000 रुपए का, 25,000 रुपए का गेन हो गया। अच्छा ठीक है, तो गेन हो गया तो हम इधर लिख देते हैं 2 P&L, 25,000 रुपए का गेन हो गया। गेन तो इधर ही आता है, सही है? और कोई एडजस्टमेंट हमको नहीं दी हुई, और कोई एडजस्टमेंट हमको नहीं दी हुई। डेप्रिसिएशन था, गेन था, प्रोविजन हम कर चुके हैं, बस डिबेंचर के इंटरेस्ट का बचा, बाकी सारी एडजस्टमेंट हमारी डन है, बस हो गया। अब बैलेंस निकाल दो, बस जैसे तुम बैलेंस निकालते आए हो। 128 और 10, 138, 138 माइनस 40, सर 98,000 तो इधर आ गया। ये क्या निकल के आया? कभी भी बैलेंस इधर आता है तो टू बैंक परचेज निकल के आ गया, ठीक है? निकल के आया बच्चों परचेज, बैलेंस इधर आएगा तो परचेज। अब इसकी बात करते हैं, ये है 125, 125 में से 80 जाएगा अगर तो 45 आएगा, 45, ये बैलेंस इधर आ गया बेटा। ये ऑफ कोर्स क्या है? ये सर सेल है, क्योंकि क्वेश्चन ने बताया था कि हमने एक पार्ट ऑफ बिल्डिंग बेचा, वो पार्ट ऑफ बिल्डिंग हमने 25,000 के प्रॉफिट पे बेचा, तो अपने आप सेल निकल के आ गई या नहीं आ गई? अब देखो तुम्हारा कॉमन सेंस ऐसे भी काम कर सकता था कि बिल्डिंग शुरू में 1 लाख की थी, आखिरी तक जाते जाते 80 की हो गई, इसका मतलब या तो 20,000 का डेप्रिसिएशन लगा है या फिर हमने बिल्डिंग बेची होगी। तो यहां पे कभी भी कंफ्यूज मत होना, अगर क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला ना तो ऑफ कोर्स वो डेप्रिसिएशन ही है। भाई 1 लाख वाली बिल्डिंग 80 हो गई तो डेप ही तो लगा, लेकिन यहां पे क्वेश्चन ने बोला था कि हमने एक पार्ट ऑफ बिल्डिंग बेचा है, तो 1 लाख से 80 हुई तो इसका मतलब 20,000 वाली बिल्डिंग बेची होगी। कितने प्रॉफिट पे? 25,000 के प्रॉफिट पे। तो 20,000 में अगर 25,000 जोड़ू तो अपने आप 45 का सेलिंग प्राइस आता है या नहीं आता है?
आता है ना, लेकिन तुम उस चीज पे भी छोड़ दो, ये तो तुम्हें मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। तुम नॉर्मली करते चले जाना, ये ओपनिंग बैलेंस, ये क्लोजिंग बैलेंस, ये गेन हुआ तो अपने आप ये सेल निकल के आ गई। सर इसको डेप क्यों नहीं लिखा? डेप इसलिए नहीं लिखा बेटा क्योंकि क्वेश्चन बता रहा था कि एक पार्ट ऑफ बिल्डिंग बिका है तो सेल ही तो होगा ना, है ना बाबू। देखो क्लियर हो गया, चलो सर मस्त। अब तुम्हें क्या करना है, इसकी पोस्टिंग्स करनी है, ठीक है। अब मैं कुछ कटिंग कर रहा हूं, तुम मत करना, तुम्हें ये अकाउंट एज इट इज बनाने हैं, मैं समझाने के लिए कर रहा हूं। देखो ये बैलेंस कहीं नहीं जाते, ये बैलेंस कहीं नहीं जाएंगे, ये तो खत्म हो गया, बैलेंस कहीं नहीं जाएगा, ये वाला बैलेंस कहीं नहीं जाएगा, ये वाला बैलेंस कहीं नहीं जाएगा। सर फिर जाएगा क्या भाई? एक तो सेल ऑफ बिल्डिंग, एक परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, दोनों फिक्स्ड एसेट्स हैं, दोनों इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएंगे। सबसे पहले इसको लिख देता हूं, सेल ऑफ बिल्डिंग 45,000, सेल ऑफ बिल्डिंग 45,000। बेटा बिल्डिंग बेची तो पैसा आया होगा सर, ये हो गया। फिर इसको लिख देता हूं परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 98, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 98। सर ये खरीदी तो पैसा गया होगा, ये खरीदी तो पैसा गया होगा, ठीक है, ये भी हो गया। अब मेरे पास क्या बचा? डेप्रीसिएशन, ये सबसे ऊपर प्लस होगा, नॉन कैश आइटम है, और गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, ये नॉन ऑपरेटिंग गेन है, ये इनकम है तो इसको लेस करेंगे। तो 10,000 का डेप ऐड करूंगा, 25 का गेन लेस करूंगा, 10,000 का डेप्रीसिएशन ऐड करूंगा और 25 का जो गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग है वो लेस करूंगा। ये तो हो गया डेप और ये हो गया गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग। देखो समझ में आया? नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स किस तरीके से एडजस्ट होती है। एसेट अकाउंट में मैंने तुम्हें सिखाया था ना, एसेट अकाउंट में 4 ही चीजें हैं, परचेज, सेल, डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट या लॉस। परचेज सेल दोनों इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगी, डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग में आएगा और प्रॉफिट या लॉस भी ऑपरेटिंग में आएगा। लॉस होगा तो एड बैक, प्रॉफिट होगा तो माइनस। सिंपल, प्रैक्टिस करते चले जाओ, बेस्ट होता चला जाएगा। बढ़िया सर, बहुत बहुत बढ़िया सर, वेरी वेरी गुड। चलिए अब हमारे पास क्या है सर? टेंजिबल एसेट्स का तो काम खत्म हो गया, अब है इनटेंजिबल। इनटेंजिबल नोट नंबर 3, नोट नंबर 3 में इनटेंजिबल में क्या है? गुडविल। सर नोट नंबर 3 में इनटेंजिबल में क्या है? गुडविल। अब एक नोट लिखो जो जगह खाली छोड़ी हुई है, तुमने जगह खाली छोड़ी हुई है ना, वहां पे एडजस्टमेंट नंबर 4 आएगी। 3 तो हम कर चुके हैं, एडजस्टमेंट नंबर 4, ट्रीटमेंट ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स। बेटा कैश फ्लो में ना इनटेंजिबल एसेट्स का थोड़ा सा अलग से ट्रीटमेंट है। सर क्या ट्रीटमेंट है? देखो अगर इनटेंजिबल एसेट आपकी इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, कि गुडविल 40 से 50 दिख रही है आपको, तो आप उसको परचेज मानोगे। आप उसको क्या मानोगे? परचेज ऑफ इंटेंजिबल एसेट। यानी बढ़ गया तो हमने वो खरीद लिया। अगर खरीद लिया तो फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। भाई तुम एसेट खरीद रहे हो तो तुम्हारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा ना वो, ठीक है या नहीं है? और अगर वो डिक्रीज हो रही है, अब देखो गुडविल को जब डिक्रीज होती है ना तो हम मानते हैं कि राइट ऑफ हो गई। पूरी पार्टनरशिप में भी हम गुडविल को राइट ऑफ करते थे जब बुक्स में से हटाते थे। तो अगर डिक्रीज हो रहा है तो उसको कंसीडर करना है कि वो रिटर्न ऑफ है, राइट ऑफ हो रहा है, बुक्स में से हट रहा है। अब बेटा अगर वो बुक्स में से हट रहा है तो वो एक नॉन ऑपरेटिंग चीज है, ठीक है, वो रोज रोज नहीं हो रहा होता, तो एक नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग लॉस है, उसको आप वापस से ऐड बैक कर दो तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड होगा। बस ये ध्यान रखना। खरीदा अगर बढ़ गया इसका मतलब हमने खरीदा तो पैसा गया इन्वेस्टिंग में माइनस, अगर कम हो रहा है तो राइट ऑफ हो गया, उसका मतलब ऑपरेटिंग में प्लस। देखो छोटे छोटे 5-7 एडजस्टमेंट है, टोटल 5-7 एडजस्टमेंट है कैश फ्लो में, बाकी तो बैलेंस शीट देख के सब सीधा सीधा डल जाता है। 5-7 एडजस्टमेंट तुमने याद रख लिए ना, तुम्हारा एग्जाम में नंबर नहीं कटेगा। सिर्फ 5-7 एडजस्टमेंट है, इसीलिए नोट्स बनवा रहा हूं। ये अच्छे से रोज प्रैक्टिस करना, रिवीजन करना। कल संडे है, कल तुम्हारा यही काम है कि जो डे 1 2 3 में हुआ है, कल कोई वीडियो नहीं आनी, कोई बैकलॉग है कवर करो, सारा रिवीजन करो बैठ के, कुछ छूटना नहीं चाहिए। ये रूल में था कि संडे को रिवीजन कंपलसरी है ना। तो देखो ये ध्यान रखना, अगर इंटेंजिबल एसेट बढ़ा है तो हम उसको परचेज मानेंगे, घटा है तो हम उसको राइट ऑफ मानेंगे। अब फिलहाल हमारे सवाल में क्या हुआ है सर?
इंटेंजिबल एसेट के बारे में बताओ, हमारे सवाल में क्या हुआ है। देखो शुरू में तो 20 का था, लास्ट तक जाते जाते 35 हो गया, बढ़ गया 15,000 रुपए से, यानी हमने बाय करा। 15,000 का परचेज ऑफ गुडविल आ जाएगा यहाँ पे। 15,000 रुपए का पैसा गया होगा क्योंकि हमने गुडविल खरीदा होगा। परचेज ऑफ गुडविल, एसेट बढ़ा हुआ दिख रहा है, इसका मतलब हमारे पास से पैसा तो गया ना, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, एसेट फ्लो स्टेटमेंट नहीं है, दिखाना कैश का इफेक्ट है। ठीक है सर, बढ़िया हो गया, ये भी दिखा दिया। अब क्या रह गया, अब सर ये तो खत्म हो गया। अब करंट एसेट्स में उल्टा चलता है हिसाब किताब। इन्वेंट्री एक 20 से एक 5 हो गया, एक 20 से एक 5 कम हो गया। कम हो गया तो पैसा आया होगा भाई, निकाल दिया होगा ना स्टॉक, तो पैसा आ गया होगा। लेस हुआ है तो ऐड बैक कर दो। 15,000 रुपए कम हुआ है, 15,000 रुपए कम हुआ है तो हम ऐड करेंगे डिक्रीज इन इन्वेंट्री 15,000 रुपए, ये हम ऐड करेंगे। मैंने तुम्हें क्या सिखाया है, तुम ये याद रखो बस, लायबिलिटी में सीधा सीधा ऐड हुआ तो आप भी ऐड करो, लेस हुआ तो आप भी लेस करो। एसेट में रिवर्स, कम हुआ तो ऐड कर दो, बढ़ा तो लेस कर दो। ठीक है सर, ये भी हो गया। उसके बाद क्या है, ट्रेड रिसीवेबल्स 37 से 33,500 हो गए, कम हो गए तो ऐड करूंगा 37 से 33,500, 3,500 ट्रेड रिसीवेबल्स ऐड कर दो। ये भी ऐड करा, डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक है सर, ये भी हो गया। देखो ट्रेड रिसीवेबल्स 37 से 33,500, 3,500। ठीक है भाई, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का कोई काम नहीं है। देखो ये सब खत्म हो गया, हमारा पूरा हिसाब किताब कंप्लीट हो गया। ठीक है, नोट्स चेक करो, नोट्स में डिवेंचर का इंटरेस्ट देखना है बस। अभी बिल्डिंग प्लांट मशीनरी गुडविल हो चुका है, अब बचा मेरे पास ये प्रपोज डिविडेंड। आ जाओ अपने नोट्स पे। सर प्रपोज डिविडेंड का क्या करना है, ये भी लिखो, पॉइंट नंबर 5। आज तुम्हारे नोट्स ऑलमोस्ट पूरे हो जाएंगे। ट्रीटमेंट ऑफ प्रपोज्ड डिविडेंड, ट्रीटमेंट ऑफ प्रपोज्ड डिविडेंड। बच्चों प्रपोज्ड का क्या मतलब होता है, कंपनी प्रॉमिस करती है कि हम इतना डिविडेंड आपको एज अ शेयर होल्डर देंगे। अगर आप हमारे शेयर खरीदते हो तो वी आर प्रपोजिंग, वी आर प्रॉमिसिंग कि हम इतना डिविडेंड देंगे। तो इसका क्या ट्रीटमेंट है बच्चों, इसमें ना आपको दो बैलेंस दिए होते हैं बैलेंस शीट में, मतलब बैलेंस शीट में तो होता नहीं है, ये नीचे नोट्स में होता है। ठीक है, तो यहां पे एक तो होगा करंट ईयर का बैलेंस, एक होगा प्रीवियस ईयर का बैलेंस। तो अब आप सोचो, जो अभी प्रपोज कर रहे हो, अभी तो आप प्रॉमिस कर रहे हो, अगर अभी आप प्रॉमिस कर रहे हो, प्रपोज कर रहे हो, तो उसमें तो कैश से कोई मतलब नहीं है ना, ना कैश आया ना कैश गया, अभी तो आप प्रॉमिस कर रहे हो। लेकिन जो पिछले साल प्रॉमिस किया था, क्या वो इस साल देना पड़ेगा? जैसे पिछले साल जो टैक्स का प्रोविजन बनाया था, इस साल पे करना पड़ेगा। सिमिलरली जो पिछले साल प्रपोज किया था, वो इस साल भरना पड़ेगा। तो जो प्रीवियस ईयर का प्रपोज्ड है ना बेटा, उसको इस साल का डिविडेंड पेड मानते हैं। उसको क्या मानते हैं? डिविडेंड पेड। डिविडेंड पेड का मतलब कि हमने डिविडेंड दिया है, तो ये बेसिकली फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस होगा कि जिन्होंने भी हमारे शेयर्स खरीदे हैं उनको हम डिविडेंड देंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में होगा माइनस। सिमिलरली इसी अमाउंट को हम नेक्स्ट ईयर के लिए प्रपोज्ड भी मानेंगे। इसी अमाउंट को बच्चों हम प्रपोज्ड भी मानेंगे, तो प्रपोज्ड डिविडेंड टिप का पार्ट है, एनपीबीटी में जोड़ो। ट्रांसफर टू रिजर्व, इंटरिम डिविडेंड, ये दो नहीं आए बस अभी तक आपके पास। प्रपोज डिविडेंड आ गया, प्रोविजन फॉर टैक्स भी आ गया। और जो करंट ईयर वाला बैलेंस है, इसको बिल्कुल इग्नोर कर देना, जैसे वो आपको करती है या आप उसको करते हो। ठीक है, उसको इग्नोर कर देना। ठीक है, तो ध्यान रखना, प्रपोज डिविडेंड में करंट ईयर का बैलेंस आप बिल्कुल इग्नोर कर दोगे, आप इसको देखोगे भी नहीं, जस्ट इग्नोर। प्रीवियस ईयर वाला जो है उसी को डिविडेंड पेड मानना है। अब इतना डिविडेंड दे दिया तो अगले साल के लिए इसी को प्रपोज्ड भी मानना है कि प्रॉफिट में से इतना पैसा निकाल के साइड में भी रख दो कि अगले साल भी इतना तो देंगे ही देंगे। तो उसी को पेड मानो, उसी को प्रपोज्ड मानो। ठीक है, अब देखो क्या दिया हुआ है, प्रपोज्ड डिविडेंड, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, इसको तो इग्नोर, इसको देखना भी नहीं, बिल्कुल जाते ही से ऐसे छुपा देना। 12,000 ही डिविडेंड पेड है, 12,000 ही डिविडेंड प्रपोज्ड है।
तो 12,000 ही डिविडेंड पेड होगा, यहां पे लिखो डिविडेंड पेड 12,000, डिविडेंड पेड 12,000, ये कर दो माइनस, और यही एनपीबीटी में प्लस, प्रपोज डिविडेंड 12,000 यहां पे प्लस प्रीवियस ईयर वाला ही पेड, प्रीवियस ईयर वाला ही प्रपोज। मैं आपको बोल रहा हूं ना टोटल 5-6 एडजस्टमेंट्स हैं, बस ये आपको याद रखनी है। प्रोविजन फॉर टैक्स का एडजस्टमेंट कहां, प्रपोज डिविडेंड का कहां, एसेट से क्या क्या एडजस्ट होता है, डेप्रिसिएशन कहां, सिर्फ गिनती की 5-6 एडजस्टमेंट्स बच्चों, इतना इतना याद रख लेना, गलती नहीं होगी कैश फ्लो में, इसलिए बोल रहा हूं रिवीजन करना कल बैठ के। ठीक है सर, अब लास्ट क्या बच गया, ये भी हो गया एडिशनल इंफॉर्मेशन, डेप्रिसिएशन हो गया, गेन हो गया, डिबेंचर्स की बात करनी है। अब आ जाओ जरा इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लें, फिर खत्म है। ये है हमारा नंबर 6, नंबर 6 इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। अब देखो बच्चों, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर सिंपल लोन पे इंटरेस्ट देना है ना, तो सिंपल है कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी में से तो माइनस होगा और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस होगा। ये तो आपने कल भी सीख लिया था कि फाइनेंसिंग में इंटरेस्ट पेड माइनस होगा और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड बैक होगा। लेकिन इसमें ना बच्चों कुछ केसेस होते हैं। सर कैसे केसेस होते हैं, देखो फॉर एग्जांपल केस 1, ये साल है तुम्हारा, साल के शुरू में ओपनिंग में सपोज 5 लाख रुपए के डिवेंचर्स थे, या अपने वाले केस में ही सिखा देता हूं, अपने वाले केस से ही सिखा देता हूं। 50,000 और 0 हुआ ना इस बार हमारे पास, हाँ 50,000 और 0 हुआ। तो साल के शुरू में बच्चों 50,000 के डिवेंचर्स थे और साल के लास्ट तक आते आते निल हो गए। अब इस पे मुझे 15% का इंटरेस्ट देना है, 15% का इंटरेस्ट देना है। तो अब यहां पे केस बनते हैं, हमें ये तो समझ में आ गया कि 50,000 से 0 हो गया तो पेमेंट हो गया डिबेंचर का, लोन मैंने चुका दिया। अब बच्चों इसमें केस कैसे कैसे बनते हैं, केस 1 अगर ऐसा लिखा हो कि पेमेंट ओपनिंग में ही हो गया, स्टार्टिंग में ही हो गया, यानी शुरू में ही 50 का लोन था और साल की पहली तारीख पे ही मैंने 50 चुका दिया, तो 50 तो जाना ही है मेरे पास से, वो तो मैं लिख चुका हूं। आप मुझे बताओ, अगर साल के शुरू में 50,000 का लोन है और शुरू में ही चुका दिया तो क्या उस पर कोई इंटरेस्ट बनता है? सर कोई भी इंटरेस्ट नहीं बनेगा। साल के पहले दिन अगर लोन चुका दिया तो काहे का इंटरेस्ट, नो इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट नहीं बनता। वेरी गुड, तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे इंटरेस्ट 0 हो गया, देखो हो गया नहीं हो गया। अगर ऐसा लिखा होता केस 2 कि पेमेंट लास्ट में हुआ, लास्ट में मतलब कि इसका पेमेंट बिल्कुल यहां जाके हुआ आखिरी में, तो 50,000 तो मेरे पास से वैसे भी गए, वो तो मैं लिख चुका हूं, बात कर रहा हूं इंटरेस्ट की। अब बताओ, अगर पेमेंट लास्ट में हुआ तो फिर तो पूरे साल का ब्याज बैठता है, फुल ईयर का इंटरेस्ट बैठता है कि पूरे साल मेरे पास लोन था, तो फिर क्या होगा, फिर फुल ईयर का इंटरेस्ट देंगे यहां पे। अगर क्वेश्चन बोल दे कि पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर हुआ, ड्यूरिंग द ईयर का क्या मतलब हुआ, ड्यूरिंग द ईयर का मतलब साल के बीच में हो गया, सपोज यहां पे हो गया। अगर यहां पे हो गया तो आपके पास ये लोन 6 महीने रहा तो 6 महीने का ब्याज दो। अगर यहां पे हो गया सपोज तो आपके पास ये 9 महीने रहा, 9 महीने का ब्याज दो। यानी शुरू से लेके जिस डेट पे हुआ है उस डेट तक का ब्याज, हाँ या ना। तो यहां पे जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा एज पर डेट ऑफ पेमेंट, एज पर डेट ऑफ पेमेंट, ठीक है या नहीं है बच्चों। अब केस 4 बनता है अगर क्वेश्चन साइलेंट हो, सपोज यही वाला क्वेश्चन होता और क्वेश्चन साइलेंट हो जाता, क्वेश्चन बताता ही ना, क्वेश्चन आपको बताता ही ना कि ये पेमेंट कब हुआ, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप क्या करोगे, ओपनिंग बैलेंस पे इंटरेस्ट दे दोगे, ओपनिंग बैलेंस पे इंटरेस्ट देना है, ठीक है। तो अगर पेमेंट शुरू में ही हो गया तो भाई लोन इतना है, पहली डेट पे पेमेंट कर दिया तो बीच में कुछ दिन आए ही नहीं, जीरो इंटरेस्ट। लास्ट में पे करा तो पूरा साल आ गया, पूरे साल का इंटरेस्ट। बीच में कहीं पे करा तो यहां से यहां तक जो भी टाइम पीरियड आएगा उसके हिसाब से। क्वेश्चन साइलेंट हो गया, साइलेंट हो गया तो फिर ओपनिंग बैलेंस पे इंटरेस्ट दे दो। अब ये तो है पेमेंट वाले केस में। अब अगर हो कि लोन लिया हो, ये तो लोन चुकाया है ना, अगर लोन लिया हो
ऐसा करते हैं, देखो साल के शुरू में 50,000 का डिबेंचर है, 15% इस पे ब्याज देना है, ठीक है। और ऐसा लिखा हुआ है कि साल के लास्ट तक जाते जाते 1,50,000 का हो गया। शुरू में तो 50,000 का था, लास्ट तक जाते जाते 1,50,000 का हो गया। इसका मतलब मैंने 1,00,000 का एडिशनल लोन लिया है, मैंने एडिशनल लोन लिया है। तो यहां पे मेरा दिमाग सिंपली ये बोल रहा है कि 50 का तो लोन है ही है, ये तो है ही है, यानी 50,000 पे तो 15% देना ही देना है, देना ही देना है। 50,000 का तो लोन है ही ना आखिरी तक, तो ये तो देना ही देना है। अब जो एडिशनल 1,00,000 का लोन है, जो 1,00,000 का लोन है, इसका इंटरेस्ट कैसे दूं, इसका इंटरेस्ट कैसे दूं? तो यहां पे फिर से केस बनेंगे। सर क्या केस बनेंगे? केस 1 अगर लिखा हो कि न्यू जो लोन है वो ओपनिंग में लिया, साल के शुरू में ले लिया, तो भाई 50,000 का तो पहले से था, 1,00,000 का लोन और ले लिया शुरू में ही, तो क्या उस 1,00,000 भी फिर पूरे साल का ब्याज देंगे, देंगे या नहीं देंगे? तो चाहे 50,000 हो, इस पे तो पूरे साल का देना ही देना है, देना ही देना है। जो 1,00,000 है इस पे भी फुल ईयर का देंगे, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि शुरू में ही लोन ले लिया, है ना। सिमिलरली अगर ऐसा लिखा हो कि न्यू लोन जो है वो लास्ट में लिया, न्यू लोन ईयर एंड पे लिया, बिल्कुल आखिरी में, तो मुझे एक बात बताओ, अगर आखिरी में लिया तो उस पे काहे का ब्याज भाई, साल ही खत्म हो गया, उस पे तो अगले साल दूंगा ना ब्याज, वो तो साल की लास्ट डेट पे लिया, तो बस फिर 50,000 पे इंटरेस्ट देंगे, क्योंकि वो तो है ही ना। इस पे तो फुल 1,00,000 पे जो इंटरेस्ट है वो निल होगा, इस पे कुछ नहीं, ठीक है। और अगर ऐसा लिखा हो केस 3 में कि जो न्यू लोन है वो साल के बीच में कहीं पे लिया है, ड्यूरिंग द ईयर, साल के बीच में कहीं पे लिया है, सपोज यहां पे लिया है बीच में, तो भाई 50,000 पे तो पूरे साल का है ही, ये यहां पे लिया तो यहां से यहां तक कितने महीने हुए, 6 महीने हुए, तो यहां पे हम 50,000 पे तो फुल इंटरेस्ट देंगे, जो न्यू है उस पे एज पर डेट देंगे, भाई जब लिया वहां से जहां तक ईयर एंड हो रहा है वहां तक का, ठीक है। और अगर क्वेश्चन साइलेंट हो, फिर से केस 4, अगर क्वेश्चन साइलेंट हो, क्वेश्चन बता ही नहीं रहा, तो फिर आप बस ओपनिंग बैलेंस पे इंटरेस्ट दे दो, बस ओपनिंग बैलेंस पे इंटरेस्ट दे दो, फिर बस 50,000 पे दे दो, बात खत्म। तो टोटल 8 केसेस बच्चों इंटरेस्ट पे बनते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा ना वैसे वैसे मैं तुम्हें इसकी और प्रैक्टिस करा दूंगा, लेकिन मुझे उम्मीद है तुम्हें समझ में आ गया होगा। आसान सा है, लिखना कहाँ है ये तो पता है कि सर इंटरेस्ट यहां लिखा जाएगा, लेकिन ये एडजस्टमेंट्स पे करते हुए 4 और लोन लेते हुए 4 ये तुमको जरूर करनी चाहिए, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है ना ये 2-3 बार देखना, वीडियो पॉज करके दोबारा सुनना मैंने क्या क्या बताया, ओके। बाकी क्वेश्चन आएगा तुमको क्लैरिटी आ जाएगी। अब तुम आ जाओ, खत्म होगी वैसे एडजस्टमेंट सारी की सारी। अब हमारे सवाल में आ जाते हैं। हमारे सवाल में क्या है, साल के शुरू में 50,000 का लोन था, लास्ट तक 0 हो गया, तो पेमेंट की तो एंट्री में दिखा चुका हूं, अब इंटरेस्ट की बात करता हूं। क्या बोल रहा है? बोल रहा है डिबेंचर रिडीम हो गए 1 अप्रैल 21 में ही। 1 अप्रैल 21 का क्या मतलब है? यानी शुरू में ही रिडीम हो गए। अरे शुरू में ही पेमेंट कर दिया इनका, अगर शुरू में ही पेमेंट कर दिया बेटा तो फिर तो 0 इंटरेस्ट। देखो मैंने लिखवाया आपको, क्या लिखवाया मैंने आपको, अगर जो पेमेंट हुआ, ये पेमेंट वाला था ना, अगर पेमेंट शुरू में ही हो गया तो इंटरेस्ट 0, कोई इंटरेस्ट नहीं देना, हो गया काम खत्म। सर खत्म हो गया सवाल, और क्या कुछ बचा ही नहीं, खत्म। इसके बाद तो नया क्वेश्चन है, इसके बाद तो हम कल आ जाएंगे इस सवाल पे, है ना। अब तो खत्म हो गया, सब कुछ कर दिया, देखो एवरीथिंग इज डन। बस कैश फ्लो में प्रो होते जा रहे हो तुम सबके सब। चलो एनपीबीटी फाइनल करो। सर कोई अलग सा कलर से कर दें क्या? येलो से कर देते हैं, चलो एनपीबीटी फाइनल करो। 1 3 + 50 + 12 165। 165 का सर एनपीबीटी आ गया, 165 का नालायको एनपीबीटी आ गया। अब इसमें ये दोनों जोड़ूंगा तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा, तो 165
प्लस 10 माइनस 25, एक 50 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया, ये है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है सर, अब ये प्लस या माइनस करके बाहर कर दो, माइनस का 35,500 प्लस का 15,000 प्लस का 3,500 माइनस का 17,000 आ रहा है, 17,000 माइनस का। तो अब इसमें से ये माइनस करो तो जनरेटेड आ जाएगा 150 माइनस 17, ये आ गया 133। अब 133 में से इनकम टैक्स हटाओ, वैल्यू बाहर, 133 में से इनकम टैक्स दिया 38 का, ये आ गया 95,000। 95 आ गया बेटा, यहां पे लिखेंगे आप कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये आपका ये हो गया। ठीक हो गया, बढ़िया सर। उसके बाद ये देखो, यहां पे चेक करो, 45 माइनस 98 माइनस 15, 68,000 नेगेटिव का आ गया, 68,000 माइनस का। ये क्या है बेटा, ये आ जाएगा कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है सर, अब फाइनेंसिंग में बताओ, 30 माइनस 50 माइनस 12, 32,000 माइनस का ये आ गया बेटा। ये आ गया कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। चलो बस, अब क्या करना है, अब नेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स निकालने हैं, ए प्लस बी प्लस सी, यहां पे करो, 95 माइनस 68 माइनस 32, माइनस का 5,000 आ गया। देखो ये तो हमें पहले से पता था सर, माइनस का 5,000 ही आएगा, ये तो हमको पहले से पता था। सर कैसे पता था, अरे बैलेंस से ऐड करो ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कितने थे ओपनिंग के, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ओपनिंग के थे 25 और क्लोजिंग के थे 20, देखो आ गया उसके बराबर। ऐड करो इसमें 25, तो अपने आप ही कितना बचेगा, 20 बचेगा, आ गया। तुम्हारे एग्जाम में ना मैं तुम्हें बता रहा हूं, तीनों एक्टिविटी नहीं आएंगी, कोई भी दो एक्टिविटी, एक का आंसर देगा वो, तो आपसे दो एक्टिविटीज निकलवाएगा, या फिनेंसिंग निकलवाएगा, इन्वेस्टिंग निकलवाएगा साथ में, या ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग या ऑपरेटिंग फाइनेंसिंग, दो ही निकलवाएगा। सीखनी हमने तीनों है। बताओ भाई, मजा आया या नहीं आया? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि मजा आया, कैश फ्लो सीख रहे हो धीरे धीरे। और होमवर्क क्या है सर, होमवर्क ये है बच्चों कि आज आपको डे 1 से लेके डे 3 तक की सारी क्लासेस रिवाइज करनी है। शीट्स जो मैं आपको भेज रहा हूँ वो आपको करनी स्टार्ट करनी है, डीसी ऐप से डाउनलोड कर लिया करो सारी की सारी शीट्स, और बहुत अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है। अगर कोई बैकलॉग्स हैं तो वो पूरे करो, बैकलॉग्स नहीं है तो वीडियोस एक बार दोबारा देखो, ताकि संडे को बढ़िया यूटिलाइजेशन हो टाइम का, और डे 1 डे 2 डे 3 सब रिविजन कर लो एक बार बैठ के। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, थोड़ी देर में मिलते हैं बिजनेस स्टडीज में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग, कीप स्माइलिंग। और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना सारे दोस्तों तक कि नालायक पढ़ ले, कैश फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है। चलो बाय, मौज लो।